आसा नाज़रीन इकराम, देखिए सियासत के मसाइल तो बहुत से हैं जिस पर हम रोज़ गुफ्तगू करते रहते हैं। कुछ अदलिया के मसाइल हैं, कुछ हम मुक़्तदर अदारों की बात करते हैं, कुछ पार्लियामेंट की बात भी करते हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके हवाले से पार्लियामेंटेरियन की बात होती है, आने वाले इंतखाबात का तज़किरा होता है, आइन का हवाला आता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म मसला है वो एनर्जी का मसला है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं रात से, लेकिन उससे ज़्यादा बिजली के जो बिल आए हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। कहते हैं हमने IMF से वादा किया हुआ है कि हम ये टैक्स लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि आम आदमी अगर इन टैक्सों के साथ बिल अदा करेगा तो उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं होंगे। आम आदमियों की बात छोड़िए, ख़ास आदमी भी है जो इतना बिल अदा करते हैं कि जिसकी कोई अंत नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। ये कैसे होता है? कहते चोरी होती है, कहते लैंड लॉसेस होते हैं। लैंड लॉसेस का मतलब ये होता है कि कुछ इलाके के लोग बिजली का बिल देते ही नहीं हैं, कुंडे लगे हुए हैं या क्या लगा हुआ, कुछ इलाके स्पेसिफाई हैं, उनके बिल भी हम अदा करते हैं। ये थोड़ा है कि भाई जो आदमी बिल पे करे, जिसको बिल आए, वो उसका बिल भी अदा करे जो पे नहीं करता है। इसमें बड़े बड़े सवालात भी उठे। सवालात ये उठे कि जिन लोगों को फ्री बिजली मिलती है उनसे ये रियायत छीन ली जाए। मालूम हुआ कि ये तो कोई इतना बड़े फ़ायदे की बात नहीं होगी, कुछ और वजूह हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा। क्या वजूह होंगी, क्या सूरत हाल है? ताजर मैदान में निकले हुए हैं, हर शहर में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, हर शहर में लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो बिल दे रहे हैं रोते हुए दे रहे हैं। ऐसी सूरत में मईशत का क्या बनेगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे? पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। लेवी जो 50 थी या 55 थी वो 60 कर दी गई है कि IMF से हमने वादा किया हुआ है। आइंदा 3 महीने 4 महीने में कोई तो नज़र नहीं आती कि इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। फिर शायद, पता नहीं, शायद हो सकता है कुछ रिलीफ हमें मिल सके। किसके गुनाह थे, किसके सर पड़े हैं, ये सारी बातें गौर करने वाली हैं। आज हमारे साथ इस मसले पर एक तो नईम मीर साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन के, बड़ा नाम है इस मुल्क में, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या रोना है। और यही पूछेंगे रोना क्या है भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों चीख रहे हो, बिजली इस्तेमाल करते हो तो बिल पे क्यों नहीं करते, पूछते हैं उनसे। डॉक्टर फयाज चौधरी साहब हैं जो डायरेक्टर हैं लम्स में एनर्जी इंस्टीट्यूट के, और इससे पहले चेयरमैन भी रहे हैं NTDC कोई वापटा का, वो शायद एनर्जी तकसीम करने का इदारा था उसके। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे मईशत हैं, ये एक तरह के एडवाइज़र भी रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना के। तो ये 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि असल मसला तो एनर्जी का है, महंगाई यहाँ से शुरू हुई है। एनर्जी में बिजली के बिल सबसे पहले आए, और रात से पेट्रोल का मसला जो पिछली बार भी बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी थी और इस बार तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, उसका मसला है। क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, लोग सड़कों पर है, क्या सूरत। जी मीर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या नक्शा है? फिर हम इन माहिरीन से पूछते हैं कि ये क्या इसका हाल तजवीज़ करते हैं। जी देखें जी, बात यह है मीर साहब के इन 75 सालों में हमेशा आवाम ने कुर्बानी दी है, बल्कि आवाम ने कुर्बानी दी नहीं, आवाम से कुर्बानी ली गई है। हमेशा हमारे मुल्क की जो अशराफिया है या हमारे मुल्क का जो मरात याफ्ता तबका है वो किसी कुर्बानी को देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो ये चाहता है कि वो मज़ीद उसको और मराहत दी जाए, उसको और आसानियाँ दी जाएँ। अब मसला ये हो गया है कि अवाम का खून चूस चूस कर, आम लोगों का खून चूस चूस कर अब उनके अंदर तो सकत रही नहीं। अब वो जो हैं इस फ़िक्रे के मुस्दाक या इस मिसाल के मुस्दाक के न मरता मैं तो क्या करता। अब उनके पास तो और कोई चारा ही नहीं है कि वो अपनी खाली जेबें जो हैं वो लेकर सड़क पे आ गए हैं, क्योंकि ये क्या किस तरह के बिल आए, क्या आपको क्या यानी कि जो जिसका असर पड़ा है? एक आदमी कहता है कि मेरी तनख्वाह 18,000 रुपये है, मुझे बिल जो है वो 16,000 का तो बिल आ गया है, मैं खाऊं क्या? मसला 18,000 या 16,000 तनख्वाह का नहीं है मीर साहब। मसला ये है कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं। यानी इस मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसके ज़रिए जो मुझे रोज़गार के मौके मिले हैं, उसके नतीजे में मेरी आमदन क्या है। अब मेरी आमदन जो है वो इंतहाई महदूद है, बल्कि
पिछले कुछ महीनों में बल्कि साल सवा साल के अंदर जो है वो मेरी आमदन जो है वो ख़त्म हो गई है। जिसे कह रहा हूँ कि आमदन ख़त्म हो गई है, उसे ना इकनॉमिक टर्म में कहते हैं, इकनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है मीर साहब के मैं अपनी बुनियादी ज़रूरतें जब पूरी कर लूँ, मैं अपने खाने पीने के यूटिलिटी बिल्स अदा कर लूँ, मैं अपने बच्चों की फ़ीसें वीसें अदा कर लूँ, तो अब जो रकम मेरे पास बच जाएगी वो मेरी डिस्पोजल पे है कि अब मैं उसके लिए एन ख़रीद लूँ, मैं उसके लिए जाके अपने लिए कोई जॉगर ख़रीद लूँ, कोई नया मोबाइल ले लूँ। अब वो डिस्पोजेबल इनकम तो रही नहीं। जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो इनकम और आमदन मुझे दरकार थी, अब वो भी मेरी इतनी नहीं है कि वो मेरी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब देखें, हम तो अपनी दुकानों पर बैठे हैं और हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि गुज़िश्ता 3-4 माह से ऐसे हो रहा था कि कोई हमारे पास अपनी खातून बालियाँ बेचने आ जाती थी, कोई फ़र्द जो है वो अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है, जो उनके छोटे असासे हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। हम उनसे पूछते थे कि ये चीज़ें आप फ़रोख्त करने के लिए क्यों लेके आ रहे हैं, तो वो कहते थे कि जी हमने फ़लाँ बिल अदा करना है, हमारे घर में रोटी नहीं है भाई, हम परेशान हैं। तो अब हमारे पास तो कोई और चारा नहीं है, रोज़गार नहीं है, हमारी नौकरी चली गई है। आप देखें कि पिछले साल सवा साल या 1.5 साल के अरसे में कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 0.2% तक चला गया। अब देखें, अगर हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 4, 4.5, 5 या 6, ये 4 से 6 के बीच में नहीं रहता ना, तो अनरेस्ट हो जाएगा। ठीक बात है। ये प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। तो ये असल मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर मौशी सरगर्मियाँ मादूम हुई हैं, उसके नतीजे के अंदर आपका जो रोज़गार है वो लोगों का ख़त्म हुआ है, आमदनें ख़त्म हुई हैं और बिल बड़े आ गए, और उसके बाद महंगाई बढ़ी है और इन्फ्लेशन आपका जो है वो रिकॉर्ड सतह पर चला गया है। अब सूरत हाल जो है वो आपे से बाहर हो गई है। जी डॉक्टर फयाज चौधरी साहब, आप कुछ रहनुमाई करें। ये मसला तो एनर्जी का पैदा हुआ बेसिकली। हम क्या किया है, हमारे कहते हैं IPPs कसूरवार हैं बिजली महंगी होने के। पेट्रोल इसलिए महंगा हो रहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और कुछ में हमने कमिटमेंट की हुई है, कम 60 रुपये लेवी देते हैं, GST भी लगाते हैं। तो क्या क्या सूरत बनती दिखाई देती है आपको? कोई रास्ता नज़र आता है? जी, रास्ता तो ज़रूर नज़र आता है। हर चीज़, हर एक किसी कसूर का या जो भी को काम हो जाए उसके रास्ते तो होते हैं, मदावा भी होता है। लेकिन उससे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। तो उसकी 2 बड़ी वजह है। ठीक। एक, हम सब सियानों से सुनते आए हैं कि चादर देख के पाँव फैलाओ। ठीक है। तो मैं अब आपके साथ जो नंबर शेयर कर रहा हूं, आप बेशक इनको वेरीफाई कर लीजिए। तो तकरीबन मैं ये बता दूं कि 15-16 में जब हमारे पास जनरेशन डेफिसिट था, उस वक्त हम जो कैपेसिटी जो आपकी, जैसे आपने, मैंने पहले गाड़ी से शुरू करता हूं, आप तो जरा तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा कि आपको गाड़ी की जरूरत है तो आपके पास पैसे नहीं है उसको कैश बाय करने के लिए, तो आप क्या करते हो, बैंक से जाके लोन लेते हो। लेकिन बैंक कहता है कि पहले थोड़ी इक्विटी डालो, बाकी मैं लोन दे दूंगा। तो 20% आपने इक्विटी डाल दी, 80% लोन ले लिया और आपने वादा कर लिया कि भी मैं इसको 10 साल में आपको वापस करूंगा। अच्छा, अब ये है कि वो जो 10, ये आपका इसी तरह जो पावर प्लांट है उसको जो लगाने वाले हैं वो हम जिसको IPPs कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, हमने भी उनके साथ यही किया कि भाई मैं 20% आप इक्विटी डालो, 80% अगर आपने लोन भी ले लिया तो मैं आपसे प्लांट ले लूं। बिल्कुल सही एनालॉजी बनती है। अब आपको अगर चाहिए 1 गाड़ी या 2 गाड़ी या 3 गाड़ी, उसके मुताबिक आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, अपनी जरूरत को सामने रखते हुए। फिर आपने दूसरी बात ये देखनी है कि जो मैंने 80% जो मैंने इतना उधार ले लिया है, क्या मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या ये जो मैं गाड़ी लूंगा ये कहीं मेरी जरूरत से ज्यादा तो नहीं है? क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ
या मैं पहले जो 2 गाड़ियां ली उन्हीं से गुजारा कर लूं। हर एक को बहुत ही इंडिपेंडेंट में गाड़ी जरूरत नहीं है कि बेटा भी कहता है मुझे गाड़ी ले दो, बेटी भी कहती है, वाइफ कहती है मुझे सेपरेट गाड़ी दो, हालांकि मुमकिन है पूल हो सकती थी। तो इसी तरह पावर प्लांट में भी जब आप कहें कि जब सौदा खरीदते वक्त आपने बड़ा ठोक बजा के लेना है कि मुझे सस्ता सौदा मिले, और आपने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं सिलेक्ट करनी जो आपको रोजाना उसकी ऑपरेटिंग कास्ट अब जिसको आपको पे करना है और वो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंट हो। तो ये सारे जो पावर सिस्टम जब एनर्जी सेक्टर में इन बातों का ध्यान रख के फैसले किए जाते हैं। तो मैं अब आपसे जो नंबर शेयर करता हूं, तो 275 बिलियन हमारी थी कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि वो जो गाड़ी की लीज कास्ट, और बाकी थी मेरी तकरीबन 500-600 के करीब मेरी ऑपरेटिंग कास्ट। तो इससे मेरा तकरीबन वो जो ओवरऑल जो मैं कारोबार करता था, लेट्स से 120 या व्हाटएवर जो टेरावाट आवर का, तो ये मेरा 1000 बिलियन का मेरा खर्चा या उससे कम। मैंने क्या किया, क्योंकि हमने उस वक्त 13-14 में हमने कहा जी क्योंकि डेफिसिट बहुत है, तो हमने तो एक पॉलिटिकल नारा लगाया कि हमने इसको जीरो लोड शेडिंग करना है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नारा हो, लेकिन ये देखना है कि अपनी जो कौम है, जो मुल्क है, जो मैं सौदा ले रहा हूँ, जब मैं प्लांट ले रहा हूँ, क्या वो मेरा इंपोर्टेड फ्यूल पे बेस तो नहीं है। तो लोकल फ्यूल कौन सा है हमारा? जी जी बताता हूँ जी। इस वक्त आपका जो इंडिजिनस आपकी जो जनरेशन है वो तकरीबन 84-85% है, जो उससे ज्यादा हो सकती है। सो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, आपका सिर्फ 15% जो अभी आप नेपरा का जरा उनकी वेबसाइट पे जाएं, जो अगले साल का जो एनर्जी मिक्स है उसमें जो आपने इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड जो है, एक इंपोर्टेड कोल और RLNG, आप दोनों का डिस्पैच देख लें, ये 15% भी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नहीं, 15 या 16 है। लेकिन वो हम क्योंकि घर का जो फर्नेस ऑयल है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हालांकि उसकी हम इस अंदाज से उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं कि हम अपनी इंडिजिनस को 90 तक ले जा सकते हैं अगले साल। अच्छा, तो वो अलग बहस है। लेकिन वो जो आपने इंपोर्टेड कोल के या RLNG के प्लांट लगाए, तो उसकी अब लीज कास्ट आप दे रहे हो, कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हो, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। अब कसूर कहाँ है? मैं अगर आपको और डॉक्टर साहब मुझे इख्तिसार से बताएं ताकि बात समझ, आपकी तफसील बिल्कुल आ गई। अब बताइए इसका हल क्या है? जी, अब हल ये है कि जो आपने वो जो 80% एक्स्ट्रा, कुछ दो वजूहात से गड़बड़ है। एक तो हमने अपनी इंडस्ट्री को उस अंदाज से आसानी नहीं दी, और माहौल को मुल्क में ऐसा नहीं बनाया कि मेरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और ये जो मैंने प्लांट लगाए उनका इस्तेमाल हो। तो एक तो वो मेरा इंडस्ट्रियल बेस कम है, मैंने प्लांट तो लगा लिए लेकिन दूसरी तरफ तवज्जो नहीं की, तो ताकि मेरा टैरिफ कम हो। दूसरा आपने जो गड़बड़ कर दी वो ये है कि एक कैपेसिटी को एक्स्ट्रा लगा दिया, अज़ाफी लगा दिया, जिसको मैं सरप्लस कैपेसिटी कहता हूँ। और ये 6-7 साल से ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे हम एक सरप्लस कैपेसिटी ट्रैप में फंस जाएंगे, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रैप है। और वही हुआ कि हमने जो एक तो एक्स्ट्रा प्लांट लगा दिए, मुझे गाड़ियां 2 चाहिए थी, 3 ले ली, 4 ले ली। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ आई, लेकिन अब भी हम लगे हुए हैं कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। हम एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हाइड्रो पावर बढ़े। काला बाग डैम हमने बनने नहीं दिया, थर कोल पे हमने चलने नहीं दिया शुरू में, अब जाके वो चलना शुरू हुआ है। देखिए मैं बार बार जो सवाल पूछ रहा हूँ कि लोकल एनर्जी का सोर्स क्या था। हमारे पास तो कोई लोकल एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं दी गई। आखिर कोई वो जिम्मेदार हैं कि नहीं हैं जिन्होंने काला बाग डैम नहीं बनने दिया? वो जिम्मेदार हैं कि नहीं हैं जिन्होंने थर कोल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया? लड़ाई चलती रही सूबों की और वफाक की, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। खाकान नजीब साहब, आप क्या इस पूरी सूरत हाल पर देखते हैं, जो माशी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई देता है? जी
देखिए, हम दो तरह से इस सूरत हाल को देख सकते हैं। एक तो यह है कि हमारे फंडामेंटल मसाइल जो हैं वो फंडामेंटल रिफॉर्म मांगते हैं, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मांगते हैं। ठीक है। ये काम तो हमें किसी वक्त शुरू करना पड़ेगा। हमने पिछले 2-3 दिहाइयों में अब तो ये सीख लिया है ना कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का ग्रोथ का फ्रेमवर्क, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क, ये सारे फ्रेमवर्क जो हैं डिस्टर्ब्ड हैं और ये पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो पहले तो ये सोच जो है ये बिल्कुल आई थिंक अयां हो गई है पाकिस्तान में। कोई भी हुकूमत जो कि अब लॉन्ग टर्म के लिए आएगी वो इसको इसी तरह अब ठीक करेगी। उसका एक इनिशिएटिव हमने शुरू भी किया है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बहुत लो है पाकिस्तान में। हमने एक SIFC का क़याम किया कि हम किसी तरह इसको आगे लेके चलें। अब हमें इससे आगे बढ़ के भी बहुत से काम करने हैं अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए। सो एक तो मेरा ये जोश है पूरा। एक मेरा शॉर्ट टर्म जोश है कि मुझे मुल्क को तो चलाना है ना जी। जो शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी है वो तो लानी है। उसके लिए IMF और बाकी जो पैसे हैं उनका इनफ्लो जो है बहुत जरूरी है। अब आप आ जाइए एनर्जी की तरफ, बिकॉज मैं समझ रहा हूं कि आपने ओपन में भी ये कहा कि वो एक इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो इमीडिएट का मसला है वो जुलाई अगस्त के जो बिल्स का मसला है उसको तो स्टैगर करके उसको जो ₹7 2 महीने के लग के आ गए हैं उसको संभाल कर ये तो आपको कुछ फिजिकल स्पेस क्रिएट करके ये गुजारना पड़ेगा। IMF से एंगेज रहें। IMF के बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। बड़ा क्लियर हेडेड रहें इसमें। IMF से इनहराफ नहीं करना आपने, पर IMF से निगोशिएट जरूर करना है। IMF इज योर पार्टनर, IMF इज योर बैंकर, IMF इज योर डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। उसको इस तरीके से, इस माइंडसेट से डील कीजिए। और जब आप उसको इस माइंडसेट से डील करेंगे तो पाकिस्तान उनके साथ रहते हुए इस मसले को इन द शॉर्ट टर्म हल कर लेगा। और मेरा ख्याल था कि अब तक हल कर लेना चाहिए था। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बन गया है। पर मिड टर्म में आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। वो क्या हैं? वो आपको फौरी तौर पे डिस्कोर्स की मैनेजमेंट को तब्दील कीजिए ना। 520 अरब रुपए का नुकसान FY22 का डॉक्यूमेंटेड है। अब इससे बढ़ के क्या बात रह गई है करने वाली? क्या मैं और कुछ कहूं इस पे कि यार इतना बड़ा नुकसान है? ये तो हमने स्टोरी लिखनी है ना, मैंने, आपने और डॉक्टर फयाज ने मिलकर लिखनी है। ये भी आपको पता है कि आप गैस दे रहे हैं उन पावर प्लांट्स को कैप्टिव में जिस गैस का एक बहुत ही इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। आप इसको तब्दील कीजिए, आगे बढ़िए। अब जब मैं ये बात करता हूं कि जो काम हमारे करने वाले हैं वो तो हम करें ना यार। बाकी जो IMF के साथ बातें, अच्छा शॉर्ट टर्म में मैंने आपके सामने 2 चीजें रख दी। शॉर्ट टर्म में मैं आपको ये भी कहता हूं कि संभालिए कि किस तरह आप मेरिट ऑर्डर पे मुल्क को चलाएंगे ताकि आप किसी ना किसी तरह सस्ती बिजली जो है वो बना सकें। और सस्ती से ये मतलब नहीं है कि कोई आप बहुत बिजली का यूनिट घटा देंगे, बट आप बेहतर मैनेजमेंट करके अपनी वो ही बिजली बनाएं और उसके यूनिट ज्यादा बेचें। अब आप कहेंगे जी यूनिट तो बिक नहीं रहा, इंडस्ट्री नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक है, फैसला कीजिए ना कि गैस जो है वो जो नवंबर दिसंबर में है वो डोमेस्टिक की बजाय बिजली इस्तेमाल करेगी। आप करें ये फैसला, आपने करना है। वीकॉक पे गैस को लेके जाएं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे लेके जाएं ताकि गैस की कीमत को दुरुस्त करें मुल्क में, ताकि लोग बिजली पे शिफ्ट हों। ये जो डिमांड गिरती है 9-10 हज़ार मेगावाट पे और पर यूनिट कॉस्ट मेरी जो है वो इंक्रीज कर जाती है इस डिमांड के गिरने से, इसको मैनेज करें। जब आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे और आखिर में शॉर्ट टर्म के ही सोल्यूशन में आपको IPPs जो 17 हैं CPEC के अंडर, उनका $15 अरब का जो डेट है उसको आपको रीप्रोफाइलिंग में जाना पड़ेगा। फौरी तौर पे उसकी रीप्रोफाइलिंग में जाइए ताकि पाकिस्तान के पास गुंजाइश बने, ताकि आप पर यूनिट कॉस्ट को संभाल सकें। ये मसाइल हल होने वाले हैं, बट गेट गुड प्रोफेशनल टीम इन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर। इसका मेरा मतलब लीडरशिप से नहीं है, बट गेट पीपल जो इस चीज को समझते हो। आपने फयाज साहब को लिया हुआ है और बहुत से लोग हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो ये सारे स्टेप्स 1, 2, 3, 4 आपके सामने रख दिए गए हैं, इनको लेके चलें। साथ साथ थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हमें इस वक्त अपने रुपए की कदर, मॉनेटरी पॉलिसी, अपने एक्सपेंडिचर सब पे नजर रखनी चाहिए। और ये गुजारिश है कि मैं मार्केट से कम्युनिकेशन में रहें कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, फाइनेंस प्रोग्राम है, वेल फंडेड प्रोग्राम है, इसी तरह हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक बात है जी। मैं सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा। सब लोग कहते हैं रुपए की कदर को भी देखना चाहिए, डॉलर को भी देखना चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा तो ये है कि जब भी ये शमीम अख्तर आती हैं डॉलर की कीमत जो है ऐसे ही बढ़ती है जी। पिछली बार भी ये इंटरिम आई थी और हमने कहना शुरू कर दिया था कि ये हमें IMF के पास लेके जाएगी। इस बार भी आई हैं तो डॉलर एकदम बदलना शुरू हो गया है और वो हर बात पे कह रही है कि उनसे पूछे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ हमारा मुकदमा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कोई और मुकदमा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बड़ा IMF के पास बिल्कुल हमें गिरवी रखना है या कोई रास्ता भी निकालना है? स्टेट बैंक हमने पहले गिरवी रख दिया है,
अब हम लगता है कि हमारी वजारत ख़जाना भी वो बात कर रही है जो कि स्टेट बैंक कर रहा है, और स्टेट बैंक वही बात कर रहा है जो IMF कर रहा है। कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, मैंने बताया कि बहुत सी गुफ्तगू जो हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात है एनर्जी के मसले को हल करना है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। IMF के साथ हम एग्रीमेंट में दाखिल हुए हैं, उसका सलूशन ढूंढना है। लेकिन इस बात पे भी सबका इत्तेफाक है जो हमारा इमीडिएट मसला है उसको कैसे हल करना है। इमीडिएट मसला ये नईम मीर साहब बैठे हुए हैं, इनके यहाँ इनको फेस करना पड़ रहा है, इनको सामने खड़ा है, कैसे आप मसले को हल क्या ढूंढेंगे? देखिए जी, मसला ये है मीर साहब के ये जितनी भी टेक्निकल गुफ्तगू हुई है, ये ज़ाहिर है इसको आम आवाम को तो ना ये समझ आनी है और ना आम आवाम का ये मसला है बुनियादी। आम आवाम तो ये समझते हैं कि भाई हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, अगर मैं थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाऊँगा, ये भी एक टेक्निकल सी बात ही है ना, कि अब 1500-1600 डॉलर की पर कैपिटा इनकम शायद है हमारी, और 40,000 रुपये के करीब बनती है। और पर कैपिटा इनकम भी एक फ्रॉड है, क्योंकि जो आपकी आमदन होती है उसको आप अपने अफराद पर डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी हर एक की इतनी नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कम आमदन वाले हमारे लोग हैं, यानी 60% पाकिस्तान की आबादी है जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, और ये डॉक्यूमेंटेड बात है। ठीक है। इनके लिए हमें रिलीफ देना है, और रिलीफ हम कैसे दे सकते हैं? जो बराह रास्त इनको रिलीफ मिले। अब रियासत को इस अंदाज से सोचना है, क्योंकि ये भी रियासत के ही तो बाशिंदे हैं ना जी, माँ तो रियासत जो है इन्हीं की भी है। अब ये बेचारे जो हैं ये पीछे रह गए, या ये वो करामद बच्चे नहीं हैं, तो लेकिन माँ के तो बच्चे यही हैं ना जी। अब इनको आप बराह रास्त जो रिलीफ दे सकते हैं वो कैसे, कि इनको यूटिलिटी बिल्स के अंदर रिलीफ मिले, इनको पेट्रोल में रिलीफ मिले, इनको बुनियादी अशिया खुर्दोनोश में रिलीफ मिले, क्योंकि आपके पास इस वक्त इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यानी मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इनकी पर कैपिटा ऐसी मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी और इनकी पर कैपिटा इनकम जो है पाकिस्तानी की हर एक की बढ़ जाएगी और इनके पास पैसे आ जाएंगे। नो, ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई का तूफ़ान भी नहीं रुकेगा, यानी महंगाई ने और बढ़ना है, ये भी नज़र आ रहा है। तो हमारे जो पॉलिसी साज हैं उन्हें ये सोचना है कि इन लोगों को हमने प्रोटेक्ट भी करना है और इन लोगों को हमें रिलीफ देना है। वो कैसे देना है? अब देखें, ये सारी बजटरी एलोकेशंस हैं। अब कौन से बजट के कौन से हिस्से से आपने कहाँ से क्या उठाना है और कहाँ देना है, माजी में क्या हुआ, कौन से मुआहदात गलत हुए, हमारा जो है एनर्जी मिक्स क्या है, हमारे लाइन लॉसेस क्या हैं, चोरी क्या है, फ्री यूनिट्स क्या हैं, ये तो सारी बहसें हैं, ये मुकालमा है, ये तो और लेवल की बातें हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मैं वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स हूँ और 60% में शुमार होता हूँ, तो मैं तो कहूँगा भाई मेरी आमदन नहीं है, मुझे बिजली सस्ती दो, नहीं तो मैं क्या करूँगा भाई, या मैं बिजली फिर इस्तेमाल नहीं करूँगा या चोरी करूँगा, या मैं क्या करूँगा, मैं अपना कारोबार नहीं कर सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, तो मैं डाका डालूंगा, किसी को लूटूंगा। यानी इस वक्त मामला लॉ एंड ऑर्डर का बना हुआ है, आप इसको समझें। इस वक्त मामला ये नहीं है कि आपने कोई कदम उठाया हुआ है और लोगों ने उसको बर्दाश्त किया हुआ है। लोगों की बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है और लोग सड़क पे आ चुके हैं और लोग जो है वो जलाओ घेराओ जो है वो कर रहे हैं। और ये तमाम की तमाम जो तहरीक है इसको अंडरस्टैंड करें, ये लीडरलेस है, ये सेल्फ मोटिवेशन पे चल रही है, ये खुद अपनी आप तकलीफ हुई है तो लोग सेल्फ डिनाइल पे आ गए हैं और लोग जो है उन्होंने अनारकी फैला दी है। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही बात की? और अगर आप इसका कोई फौरी हल नहीं करते, फौरी हल क्या है, मैं तो बड़ी सादी सी बात करूंगा भाई, अमीर आदमी जो है जिसके पास वसाइल हैं वो अपने वसाइल का रुख जो है वो गरीब आदमी की तरफ करे, उसने यहीं से कमाया ना, स्टेट बंदोबस्त करे के, हाँ, स्टेट बंदोबस्त करे के, स्टेट बंदोबस्त करे कि अमीर की गिची जो है उसको मरोड़े और गरीब को रिलीफ दे। ठीक बात। ये बाकी बातें वैसे IMF नहीं मानता, वजीर आजम ने वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भेज दिया, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, कभी AC बंद कर दिया, कभी 4 बत्तियां जला ली, कभी 6 बंद कर दी। ड्रामे यार, ये आम आदमी को बातें समझ नहीं आती भाई। मैं ये शमशाद अख्तर साहबा या जो भी वजीर खजाना आप उनकी बात कर रहे थे, भाई अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप यहाँ आपने ये वजारत संभाली क्यों है भाई? अपने घरों में जाओ यार। यानी आप तो फिर इसका मतलब है खजाने पे बोझ हो। अगर जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जिस वजीर ने, जिस वजीर आजम ने, जिस मशीर ने
आम आदमी को रिलीफ नहीं देना और उसने कहना मेरे हाथ पांव बंधे हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आम आदमी कहता भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये मराहत और ये जो खाबे और ये जो बिजली तू जला के बैठा है, तू सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तू पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? मेरे पैसे पे मैंने तुझे अय्याशियां करने के लिए बिठाया और तू अय्याशियां करेगा? यानी मेरे पैसे पे तू बैठा है और मुझे कह रहा है मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, चल उतर नीचे। ये क्या तरीका है यार? ठीक बात है जी। फयाज चौधरी साहब, अब आपको पूरा नक्शा समझ आ गया, लोग चिड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, रिलीफ चाहते हैं और हुकूमत से तवक्को करते हैं कि इमीडिएट मसला तो हमारा ये है, अब लंबी तजावीज़ हम पेश करें, माजी में यूँ हुआ, वो ठीक है, वो तो हमें स्टडी करनी चाहिए, लेकिन क्या तजवीज़ देंगे कि इसको क्या किया जाए कि कोई रास्ता निकल आए? जी, मेरी तजवीज़ तो ये होगी कि, लेकिन वो ये इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हमने एनर्जी क्राइसिस जो हमने अपने लिए क्रिएट किया है, वो $105 रुपए का जब डॉलर था, तो अब ये वो 300 कुछ का 3 गुना तो उस वजह से ही बढ़ गई। तो ये बात लोगों को ये कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है कि जब आपका ये 15 या 13 रुपए का जब ये यूनिट था, तब भी आप ये नोट कर लें कि 5 रुपए, जब ये 13 रुपए हमारी जनरेशन कास्ट थी, तब भी टैरिफ में 5 रुपए क्रॉस सब्सिडी में अमीर आदमी गरीब आदमी का उस वक्त भी बिल पे कर रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे। ये एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये महंगाई क्राइसिस है यार, इसको समझिए खुदारा। ये एनर्जी क्राइसिस नहीं, हम गुफ्तगू को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। कभी डॉलर, कभी अमीर दे रहा है, कभी गरीब दे रहा है। गरीब तो जिंदा दरगोर हो गया भाई। आपको इस बात का इदराक करना है, इसको समझना है। ये महंगाई है, आप महंगाई को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बहुत सी वजूहात है, नहीं कर पाएंगे, दुरुस्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई ज़्यादा जो हो गया है, जिसकी बर्दाश्त से महंगाई बाहर हो गई है, उसको कैसे आपने रिलीफ देना है, क्या नहीं देना, ये आपकी बातें, ये आपके अदद शुमार, ये आपकी टेक्निकल गुफ्तगू, इससे वो महंगाई ज़्यादा आवाम का मसला तो नहीं हल होगा ना भाई। ठीक, इससे तो नहीं होना। ये फयाज चौधरी साहब लाइन पे हैं जी? फयाज चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे, बीच में से कट गई थी लाइन शायद। जी। अच्छा, मैं आपसे सर ये बात कर रहा था कि हमने जो इस पे ऊपर जो फर्दर टैक्सेस लगाए हुए हैं, अब आपकी जो बास्केट प्राइस जो आपको पड़ती है, वो तो हो गई आपको 23 रुपए की आपको बिजली मिल गई। तो मैं ये समझता हूं कि आपने एडिशनल कोई इनकम टैक्स ना लगाएं, और अगर इसकी जो टाइम ऑफ यूज है उसमें ज्यादा चार्ज कर दें, ताकि रिकवरी वो वहां से हो जाए, जो लोग पे कर सकते हैं तो उनसे ज्यादा ले लें, और जो आम आदमी गरीब आदमी है, आप उसको ये जो कैपिटल टैक्स या किसी की किस्म का भी जो टैक्स है, जो नॉन फाइलर वाला टैक्स है, वो खत्म कर दें। तो आपके उन लोगों को बड़ी आसानी से फौरी रिलीफ मिल सकता है। तो अब ये अगेन, जैसे डॉक्टर खाकान साहब ने कहा, ये मिल बैठ के आप जो प्रॉपर थिंक टैंक है, जिनको सेक्टर की समझ है, वो इसका हल निकाल सकते हैं। और उसमें 8-7 लोग बैठ के, जो हमारे अदारे हैं, वो अगर उनको नहीं समझ, पहले आज तक हमने ये सारे उम्र पिछले 15-20 साल से जो हमने ये गड़बड़ की है, उसकी वजह ये है कि ये सेक्टर जो है वो मिनिस्ट्रीज से कंट्रोल हो रहा है। जब से मैं, यानी कम से कम मैं इस सेक्टर से वाबस्ता हूं, मैंने देखा है कि वो जो हमने फिर डिपार्टमेंट जो बनाए हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के तहत ये जो अदारे बनाए थे, जब हमने उनको खुद चलने नहीं देना था अपनी मर्जी से, तो बनाए क्यों? तो अपने वो जो स्ट्रक्चर की बात की, तो हमारा स्ट्रक्चरल इश्यू है जिस वजह से ये हमारे प्रॉब्लम है। तो वो पहले तो स्ट्रक्चर दुरुस्त करें, और वो जो थिंक एंड बैठ के उसको रिफॉर्म करके तब जाके ये मसला हल होगा। नहीं तो फिर जैसे भी हमारे नईम साहब कह रहे थे कि मेरे हाथ बंधे हैं, तो फिर तो वो हाथ बंधे ही रहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है जी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन लोग इस वक्त बहुत तपे हुए हैं, सीधी बात पे आसान लफ्ज़ों में कहूँ जी। मेरा ख्याल में लाइन ड्रॉप हुई है, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन कराम गुफ्तगू कर रहे। डॉक्टर खाकान साहब आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? गुफ्तगू आपने सुनी है, गरीब आदमी तो तिलमिलाया हुआ है, हम टेक्निकल बातें करते हैं, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा, लेकिन क्या फौरी तौर पर क्या करें और रास्ता क्या दिखाई देता है? जो हमने एक स्कीम बनाई है इन्वेस्टमेंट की, वो अभी कोई स्कीम ही नज़र आ रही मैं है। जैसे गुजारिश कर रहा हूँ, स्टैगर करके एक वक्त गुजारना पड़ेगा। रिटेल और होलसेल पे प्रॉपर टैक्सेशन करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएं मुल्क में। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इमूवेबल भी और जो कैपिटल गेन्स हैं उसको टैक्स करें। सब आपको दुनिया में यही कह रहे हैं कि अपना टैक्स 9% ऑफ जीडीपी पे आपके सारे अखराजात को मीट नहीं कर सकता। ये नंबर 2 काम करें। अब ये सारे काम तो करने हैं ना किसी वक्त। और जो बिजली में आप कह रहे हैं कि मैं आपको टेक्निकल गुफ्तगू बता रहा हूं, आप ये काम किए बगैर पहुंच नहीं सकते। एक तो तसल्ली रखें कि ये काम किए जा सकते हैं, और अगस्त और जुलाई में जो इकट्ठे बिल आ गए हैं उनको स्टैगर ही करना पड़ेगा। एक 7 रुपए की 2 महीनों का बिल लग के आ गया है, ये एक एबरेशन जिसे कहते हैं क्रिएट हो गई है। हम टेक्निकल लोग हैं ना, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी बात माने, इसको इसी तरह हैंडल करना पड़ेगा। इसको एहतजाज बिल्कुल अच्छी बात है, रजिस्टर भी हो गया है। आई थिंक हुकूमत को अब एक्ट करना चाहिए ताकि ये काम कर दें। बाकी मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, मुल्क में जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वो टैक्स देंगे, टैक्स की इन्फोर्समेंट होगी तो मुल्क आगे चलेगा, वरना हम इसी तरह चलते रहेंगे। पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी, कोई दुनिया को कुछ बेचेंगे तभी होगा। ये तो नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री सारा टैक्स बर्दाश्त करे, सैलरीड क्लास सारा टैक्स बर्दाश्त करे। अगर हम इन्फोर्समेंट करने जाते हैं तो लोग तब भी सड़कों पर आ जाते हैं। ये आपने कहानी लिखनी है, ये आपकी कहानी है, ये आपका मुल्क है। आईएमएफ को छोड़ दें, मैं तो आईएमएफ की गुफ्तगू ही नहीं, मैंने जितनी गुफ्तगू की है उसमें आईएमएफ का जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना कहा है कि उनसे तय कर लेंगे ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ। आपको मैंने चीजें रख दी हैं, आगे बढ़ें। सब कहेंगे जी हम ये करना चाहते हैं, हम खुद टैक्स के निजाम में आना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आ जाइए। सो यू नो, ये आर स्टोरी इज आर्स टू राइट, बट वी मस्ट एक्सेप्ट कि हमने वो स्टोरी लिखनी है ना, और ये स्टोरी लिखी जा सकती है। मैं समझता हूं कि बहुत इमोशनल हैं लोग इस वक्त, लोग तकलीफ में भी हैं, पर इसको हर स्टेज पर चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा ना, और ठीक तो हमने ही करना है। ठीक करने के लिए एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लानी पड़ेगी, और क्या तरीका है मुल्क को ठीक करने का? दुनिया को कुछ बेचेंगे तो डॉलर आएगा, तो डॉलर की कीमत जो है वो रुपए की कदर के में सस्ती होगी, और तो कोई दुनिया ने तरीका इजाद नहीं किया है। आई थिंक दैट इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। अब ये सारी मेहनत कौन करेगा, ये हमारे सामने सवाल है, और करेंगे तो हम ही, और कौन करेगा? ठीक बात है, ठीक बात है जी। जनाब फयाज चौधरी साहब, मसला ये है कि हम क्या करें। हमने ये जो कहा इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्कीम बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या हमारी इंडस्ट्री लग रही है, क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या सर्दियों में कंजम्पशन करने के लिए बिजली के लिए कोई हमने मनसूबा बनाया है? हम कहते हैं, इंडस्ट्री कहती है ना हमारे रॉ मटेरियल मंगाने के लिए पैसा है, ना हमारे पास मशीनरी मंगाने के लिए पैसा है, हम कहाँ आगे चलें? आप क्या कहते हैं? इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्या कोई रास्ता नज़र आता है आपको? हमें जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है कि हमें वो अपने एटीट्यूड, अगर मैं अभी मैं फिडमे का थोड़ी देर एडवाइजर रहा, जो मैंने सूरत हाल वहां देखी कि हमारा कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड है ही नहीं, तो हम पता नहीं कौन सी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन हमारे करैक्टर में वो क्यों पुख्तगी क्यों नहीं आ रही, हम क्यों थोड़ी चीजों पे गिर जाते हैं। तो मैं पहली बात जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर मुझे इंडस्ट्री लगानी है, मेरा एनर्जी डेटा बताता है कि मैं आज से 12 साल पहले मेरी थी 25 टेरावाट आवर्स मेरी कंजम्पशन थी सर्दियों में 4 महीनों की, आज वो 34 है। 6 करोड़ बंदा ऐड हो गया है, लेकिन ये डिमांड मेरी 1% से भी ऊपर। तो इसका मतलब है मेरे मुल्क में तो कोई इंडस्ट्री लगी नहीं। अब पिछले 15 साल से अगर कोई हुकूमत क्या कोई मुझे आगे कन्विंस करने की कोशिश करे कि हमने मुल्क में कोई तारे तोड़ के ला दिए हैं, सिवाय हमारी तो एनर्जी डिमांड बढ़ी थी, वो 21-22 में बढ़ी थी, वो भी अब वापस आ गई है। तो असल बुनियादी बात हमारे मुल्क में जो एटीट्यूड का मसला है, तो उसको हमने सीधा करना है, परफॉर्मेंस बेस्ड निजाम लाना है, तब जाके जो बिग पिक्चर है। ये अभी जज्बाती जो अभी हम एक्शंस कर रहे हैं, अब वो जैसे खाकान साहब ने कहा कि रजिस्टर हो गए, ठीक हो गया। अब जिसने गलतियां की हैं, एक तो आप उसको चूज ना करें, जिसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन जिसने मेरे मुल्क को इस नज पे पहुंचाया होगा तो मैं उसके क्यों ना खिलाफ हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये काम करना है।
अपने लोगों को समझाना है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, उनको एनकरेज करना है। और जो ट्रेड हम जैसे कहते ना कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है हमारे लोकल इन्वेस्टर का भी, और जो कॉन्फिडेंस जिसको मैं कहता हूँ वो जो डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से लाएगा? और अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर लाऊं फिर अपने आप पे उधार चढ़ा लूंगा, ये तो कोई अक्लमंदी ना हुई। तो मुझे अपने जो लोकल इन्वेस्टर ना पहले तो इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। ठीक है ताकि मैं बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैं नहीं समझता कि मुझे भी इस अंदाज से करनी चाहिए। मुझे पहले अपने जो लोकल लोग हैं पहले उनको इनकरेज करना चाहिए, वो फिर अगर जरूरत महसूस करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अपना कमीशन खा के पासे हो जाऊंगा। ठीक बात है, ठीक जी। नहीं मीर साहब क्या कहेंगे आप? देखें जी मीर साहब, कोई मेरी नज़र में मुहज़्ज़ब हाल नहीं है, कोई ये लच्छेदार गुफ्तगू और तकनीकी बातें और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब और एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर लेंगे, यूं करेंगे, यूं फुर्ती, ये फुर्ती, तो क्या करें? ये नहीं, एक ही हाल है, आप जबरदस्त किस्म का जो है ना जी वो आरा चलाएं। वो आरा ऐसे चलेगा जिसने इस मुल्क को लूटा है, चोर डकैत हर एक को पकड़े, जायदादें लोगों की जब्त करें, लोगों से पैसे वागुजार कराएं, बिजली चोरों के हाथ काटें और बिजली चोरी करवाने वालों के हाथ काटें, और ये ज़रबे अज़ब करनी पड़ेगी, ये लड़नी पड़ेगी ज़रबे अज़ब। और पाकिस्तान की रियासत को तैयार होना चाहिए। ये पाकिस्तान के गरीब आवाम का मसला है, ये उस बाबू का मसला नहीं है, ये उस ब्यूरोक्रेट का मसला नहीं है जो ठंडे कमरे में बैठकर जो है वो हमें मशवरे दे रहा है, वो हमें दादोशुमार बता रहा है, वो हमें बता रहा है यूं करें। और भाई ये सारे तवील मुद्दती प्रोग्राम है, और ये जब आप क्या चाहते हैं कि सर? हम ये चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस आए, और एक सख्त तरीन ऑर्डिनेंस आए सबसे पहले कि जो 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है उन तमाम चोरों को जो है वो पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद उनकी जायदादें भी जब्त की जाए, उनको सरेआम कोड़े मारे जाए, और जो अहलकार इस घनौने खेल में मुलव्वस है उनके भी हाथ काटे जाए, और ये टुंडे करे लोगों को। आप ये कौन से आप हल बता रहे हैं? यानी ये कोई हल नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये सारी किताबी और ख्याली बातें हैं। मतलब आप इस वक्त आपको सख्त तरीन एक्शन लेना पड़ेगा। यार मर गया गरीब, मर गया अपना वो बेचारा सफेद पोश, यार ये क्या तरीका है यार? ये रियासत है ये? और अमीर आदमी जो है वो बताए आज हर अमीर आदमी कि उसकी ये फैक्ट्री है, उसके ये एम्पायर है, उसके ये एसेट्स है, कहां से आए हैं उसके पास पैसा? जो ये बंदा साबित ना कर सके उसका बहक सरकार जायदाद भी जब्त करे और उसको बेचे, नीलाम करे और रिलीफ गरीब को दे। ये सारा गरीब का पैसा है, ये सारा उस गरीब का खून चूस चूस के इसने बनाया है इस अमीर आदमी ने। ये इसका हक नहीं था, ये इसकी मिली भगत थी, ये मिलकर इसने रियासत के साथ ये हमारे धोखा दिया, हमारे साथ जाती हुई है। ठीक है वीर साहब, इन सबको आप अपना जो है वो कर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस पूरी जज्बाती गुफ्तगू के बाद मैं चाहूँगा कि फयाज चौधरी साहब आप लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे? बड़ा मुश्किल होगा इस गुफ्तगू के बाद आपको कुछ कहना, लेकिन मुख्तसर तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम अपनी पेशेंस, अपना सब्र, अपना हवास खो बैठते हैं और नेचुरली हम सही कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते। तो हमें जब मुश्किल आती है, अल्लाह का जो टेस्ट है कि जब मुश्किल सर पे आए तो तभी आपने इस्तिकामत से काम लेना है। और अगर हम अपने हाथ पैर फुला के हम इस अंदाज से काम करेंगे तो नेचुरली हम सही कंक्लूजन पे ना सही अपना फैसला। ठीक बात है। तो मेरी बात ये है कि सिंपल, अभी जैसे मैं और खाकान साहब मान लिया हमने शायद कोई टेक्निकल गुफ्तगू की हो, तो अगर हम ये इसी तरह की जज्बाती हम बात करते कभी और फिर आज आपके साथ सामने ना बैठे होते। ठीक बात आपकी बात आ गई। नाज़रीन किराम, अब सारी गुफ्तगू हो गई, सारी बात ख़त्म आ रही है। कौम बहुत जज्बाती है, आम आदमी जज्बाती है, ये सिर्फ नहीं मीर साहब जज्बाती नहीं है, तमाम लोग जज्बाती हैं। और हमारे माहिरीन हैं वो बहुत टेक्निकल बातें करते हैं, हमारी बहुत गलतियाँ निकालते हैं, दुरुस्त निकालते हैं। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी है। सिर्फ आई उनका मसला नहीं है, कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, कुछ अपनी गलतियाँ हैं। हम अपना सिस्टम जब तक ठीक नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, वो कहते हैं टैक्स लो, ये कहते हैं हाथ काट दो, मीठा नहीं काटो हाथ काट दो। इनका अपना स्टाइल है बात करने का, उनका स्टाइल अपना है बात करने का। मसला एक ही बनता है, प्रिविलेज का लाश ने इस मुल्क को लूटा है, किसी तरीके से उससे लूटा हुआ पैसा वापस दिलाना है और उसी के ज़रिए से आम आदमी के मसला हल हो सकता है।
इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।